हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में हम लोगों का जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है वो चल रहा है, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं ये प्रक्रिया हम समझ रहे थे। तो कल हमने जाना था कि जीवों के जनन की आवश्यकता क्यों है और वो किस तरह से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण वो जनन करते हैं। तो आपने ये कल समझा था कि डीएनए की प्रतिकृति बनती है इस प्रक्रिया में, यानी डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, उसका अपना रेप्लिकेशन होता है। चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों चैप्टर नंबर 8 है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि पहली चीज कि जनन क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, मतलब दूसरे क्वेश्चन का हम मतलब समझ चुके थे कि जनन क्यों होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन था कि जनन में क्या होता है। जनन में क्या होता है। और एक और क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया था कि जनन में जो विभिन्नता आती है उसका क्या महत्व है। विभिन्नता का महत्व। ठीक है, तो ये चारों चीजों के बारे में कल के सेशन में हमने इस पर डिस्कस कर लिया था कि क्यों होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए, यानी कि अपने, आप इसको लिख सकते हैं कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए होता है। और जनन में क्या होता है, डीएनए जो है वो अपनी प्रतिकृति बनाता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का क्या होता है, डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाता है। डीएनए की प्रतिकृति बनती है और क्या है, आप सबको पता है कि अपने ही जैसे दूसरे जीव का निर्माण क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो अपने ही समान जीव उत्पन्न करना, अपने ही समान जीव या, है ना, पौधे भी, जीव या पौधे, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जीव जंतुओं हो या पेड़ पौधे हो, उत्पन्न करना। ठीक है, तो अब इसमें जब हम कल बात कर रहे थे कि जब जनन होता है तो डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है ना, तो कल हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि मान लीजिए कि कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाता है, डीएनए की जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है, डीएनए अपना फोटोकॉपी बना रहा होता है, तो उस समय पे कहीं कोई इंफॉर्मेशन अगर मिस हो जाती है या कोई न्यू इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है तो क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है डीएनए की प्रतिकृति में। यानी अपनी मूल जो उसका कॉपी है उससे जो रेप्लिकेटेड कॉपी बनती है, प्रतिकृति बनती है, उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो विभिन्नता का महत्व क्या है, कि विभिन्नता का महत्व यह है कि हम जो बहुत सारी वैरायटीज देख पाते हैं, हम जो बहुत सारी स्पीशीज किसी एक जाति की ही, जैसे हम
जैसे हम लोगों के घरों में डॉग को पेट के रूप में रखा जाता है, तो आप सभी ने देखा होगा कि अलग अलग घरों में जो डॉग्स हैं उनकी ब्रीड्स अलग अलग है ना। कोई डाबरमैन का कुत्ता रखना चाहता है, कोई पामेलियन रखता है, तो क्या है, एक ही जाति की अलग अलग वैरायटीज हैं, है ना। तो जो आपका डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है, तो वैरायटीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो किसी प्रजाति का या किसी स्पीशीज का अगर वैरायटी देखने को मिलता है, तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि विभिन्नता जो है वो जनन में पाई जाती है, जनन के फलस्वरूप विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जो आपकी विभिन्नताएं हैं ये क्यों उपयोगी हैं, तो हम ये लिखेंगे कि विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता को बनाने के लिए उपयोगी हैं। स्पीशीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो जनन की प्रक्रिया है वो जान लेंगे, है ना। तो एकल जीवों में जो प्रजनन की विधि है वो क्या है? देखो, जनन जो है वो पाया जाता है दो प्रकार का, है ना। एक तो होता है अलैंगिक जनन और दूसरे प्रकार का जनन होता है बच्चों लैंगिक जनन। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया जहां पे एक ही जीव जनन की प्रक्रिया को संपन्न कर सकता है, क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे आप सभी ने ईस्ट का नाम सुना होगा। ईस्ट क्या है? आप सभी ने ईस्ट का नाम सुना होगा। ईस्ट क्या है? एक प्रकार का एकल जीव है या सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये पाउडर के रूप में अवेलेबल है मार्केट में। ब्रेड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, बेकरी की इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो इसमें ईस्ट जो है वो क्या करता है, एक प्रकार का ये अपनी वृद्धि करता है, बहुत तेजी से अपने आप को बढ़ाता है। तो बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि ये जनन की प्रक्रिया करता है। एकल जीव द्वारा ही जनन की प्रक्रिया इसमें हो जाती है। तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि जो है वो कौन सी है? आपकी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। तो ये कई प्रकार की पाई जाती है। एक तो होता है बच्चों विखंडन, है ना, यानी कि फ्रैगमेंटेशन। क्या होता है? विखंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एकल जीव में कोशिका विभाजन और विखंडन द्वारा जो नए जीवों की उत्पत्ति होती है, उसमें विखंडन के अलग अलग बहुत सारे तरीके आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कोशिका विभाजन द्वारा जो आपकी बहुत सारे जीवाणु हैं और प्रोटोजोन्स हैं, उसमें सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है, दो बराबर भागों में जीव जो है वो बंट जाता है। और अमीबा जैसे जीव में जो कोशिका विभाजन है वो किसी भी एंगल से हो सकता है ना। तो इस तरह से अगर हम अमीबा में द्विखंडन की बात करें, देखिए ये होता है अलैंगिक जनन की एक तरीका है विखंडन। अब जो ये विखंडन है बच्चों, ये कई तरीके का हो सकता है। द्विखंडन हो सकता है और बहुखंडन भी हो सकता है। द्विखंडन का मतलब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनके तैयार हो जाएंगी, एक मदर सेल से
2 डॉटर सेल्स बन के तैयार हो जाएंगी, और बहुखंडन में क्या होगा कि एक ही सेल से बहुत सारी सेल्स बन के तैयार हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें अमीबा की, तो कुछ एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें जो शारीरिक संरचना होती है उनकी वो बहुत ज्यादा संगठित होती है। जैसे कालाजार रोग जिस जीवाणु के द्वारा होता है, जिस रोगाणु के द्वारा होता है, उसमें लेशमानिया नाम का जो जीव होता है उसमें कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान संरचना होती है। ऐसे में द्विखंडन जो है वो एक स्पेसिफिक जगह से होता है, यानी कि एक निर्धारित तल से होता है। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कौन से जीव हैं जिनमें एक निर्धारित तल से ही द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। मलेरिया में, मलेरिया भी किसी परजीवी के कारण, मलेरिया नाम का बुखार होता है वो भी परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मोडियम और अन्य जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती हैं, तो उसको हम बहुखंडन कहते हैं, जिससे बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। और अगर एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। तो अगर इस तरह से अगर बन रहे हों और बनने के बाद 2 अलग अलग जीव बन के तैयार हो जाएं तो ये क्या कहलाएगा, द्विखंडन की प्रक्रिया कहलाएगी। और अगर यहीं पे एक इस तरीके की सिचुएशन आए कि जहां पर सेल जो है ऐसे कवर्ड हो और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स का निर्माण हो जाए, और उसके बाद ब्लास्ट हो, और ब्लास्ट होने के बाद यानी कि अपनी तल से जब ये फटे तो ये बहुत सारी सेल्स का निर्माण कर दे एक साथ ही, तो ये क्या कहलाएगी, ये प्रक्रिया कहलाएगी आपकी बहुखंडन की प्रक्रिया। ये क्या कहलाएगी, बहुखंडन की प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देखो जो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें जनन की क्या करती है, सरल विधि कार्य करती है। जैसे अब ये जीवों के लिए भी बात हो रही है, ये आपकी वनस्पतियों के लिए भी बात हो रही है। आप सबने देखा, आपने देखा है कि कोई भी पौधा है उसकी हम तने को कलम काट के लगा देते हैं और बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं, है ना। कलम काट के लगा देने पर बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से स्पाइरोगाइरा जो होता है, स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, अपने ही शरीर को वो कई टुकड़ों में तोड़ देता है और हर टुकड़े से एक नया स्पाइरोगाइरा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में नहीं होता है ना, कुछ कोशिकाओं में डिफरेंट तरीके से होता है, कुछ अलग कोशिकाओं में डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में इसकी प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सा जटिल है और कुछ उसमें ये सरल है। तो देखिए जो अलैंगिक जनन है, ठीक है, ये इसमें एक विखंडन की बात हो गई, फ्रैगमेंटेशन, इसमें से एक द्विखंडन आता है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। ठीक है, और बहुखंडन होता है आपका, एक होता है फ्रैगमेंटेशन यानी टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, फिर आपका होता है बच्चों पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन। तो अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं हम, पुनरुद्भवन की यदि बात करें तो पुनरुद्भवन में क्या होता है, पुनरुद्भवन में क्या होता है, पुनरुद्भवन में हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे प्लेनेरिया का, हम सबसे पहले प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लेंगे।
ये आपका प्लेनेरिया को 3 भागों में तोड़ दिया गया। ये 3 भागों में तोड़ दिया गया। तो 3 भागों में तोड़ने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे नया प्लेनेरिया बनना शुरू हो जाएगा। तीनों अलग अलग भागों से क्या हो जाएगा, पूंछ से पूरा नया शरीर बनने लग जाएगा और धीरे धीरे नया प्लेनेरिया जो है वो बनने लगेगा। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से नया प्लेनेरिया यानी कि नया जीव जो है वो बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 अलग अलग टुकड़ों में अगर कट भी कर दिया गया तो उसके बाद हर टुकड़े से एक नया जीव उत्पन्न हो गया। तो ये क्या कहलाता है, इसमें क्या है कि अगर कंप्लीटली किसी भी जीव को अलग अलग भागों में तो मतलब कट हो गया ना, बिल्कुल अलग अलग भागों में हो गया, छत विक्षत हो गया, ये कहते हैं बिल्कुल टूट फूट हो गई, उसमें कुछ टुकड़ों में टूट गया, तो हर एक टुकड़े से वृद्धि करके एक नया जीव विकसित हो जाएगा। यानी जितने ही टुकड़ों में ये टूट जाएगा उतने ही टुकड़ों से एक नया जीव जो है वो विकसित हो जाएगा, है ना। यानी कि पूर्ण रूप से नए जीव का निर्माण कर देगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है पुनरुद्भवन की या रीजनरेशन की। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया कहलाती है या रीजनरेशन की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि आप ये समझिए कि हर एक टुकड़े से नया जन्म हो रहा है, हर एक टुकड़े से जीव का नया जन्म हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अब ये जो पुनरुद्भवन है ये जनन के समान नहीं है, इसमें जितने भी टुकड़ों में ये टूटा उतने टुकड़ों से नया जीव बन गया। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको लिखेंगे, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किस जीव में होती है, तो एक आंसर उसका लिखेंगे कि प्लेनेरिया नाम के जीव में पुनरुद्भवन की क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा होती है। यानी कि एबिलिटी, सबसे फास्टेस्ट तरीके से ये नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता जो है वो अन्य जीवों की अपेक्षा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। इसके बाद एक और तरीका है जिससे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन की 3 प्रक्रियाओं के बारे में आपने पढ़ लिया। पहला आपने पढ़ लिया द्विखंडन के बारे में, दूसरा आपने पढ़ लिया, समझ लिया बहुखंडन के बारे में, आपको इसके एग्जाम्पल्स लर्न होने जरूरी हैं। तीसरा आपने पढ़ लिया पुनरुद्भवन के बारे में। और जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, देखिए इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिले थे। एक लाइन में कि जीव जनन कैसे करते हैं, एज इट इज यही क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला जो हम मुकुलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है, ये भी एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था प्रीवियस ईयर के पेपर में। जो जब हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया उसमें किया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया को चित्र के द्वारा समझाइए। यानी चित्र बना करके हाइड्रा में बडिंग की प्रोसेस को समझाना था। तो वो मैंने उस समय भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था और हम उसको और अच्छे से एक बार फिर से जान लेंगे। तो मुकुलन
क्या है, मुकुलन एक प्रकार के अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, जिसमें एक ही, अलैंगिक में क्या होता है, एक ही जीव अपने जैसा नया जीव जो है वो उत्पन्न कर सकता है। तो मुकुलन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन, जिसको हम क्या कहते हैं, बडिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, बडिंग। तो इसमें हम डायग्राम के ही माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इस तरह से हाइड्रा का अगर ये बनाया जाए तो यहाँ पे मान लीजिए एक छोटा छोटा बड बन के निकलने लगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि मूल हाइड्रा जो है वो अलग हो जाएगा और जो बड था वो टूट के अलग हो जाएगा। जो बड था वो टूट के क्या हो गया, अलग हो गया, यानी कि छोटा हाइड्रा का निर्माण हो गया। और फिर उसके बाद यही प्रक्रिया होगी, है ना। ये जो था ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है मुकुल। इसको हिंदी में कहते हैं मुकुल और इंग्लिश में इसी को कहते हैं बड। यानी कि एक कलिका जैसी निकल आती है और वो टूट करके अलग हो जाती है और अलग होने के बाद नए छोटे हाइड्रा का निर्माण हो जाता है और उसके बाद फिर वो अपने एडल्टहुड में जाता है और फिर इसी तरीके से मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है, नए नए हाइड्रा का निर्माण होता रहता है। तो हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी में जो आपकी पुनर्जनन यानी कि रीजेनरेशन की जो क्षमता होती है, पुनरुद्भवन वाली क्षमता होती है, इसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, लेकिन उसका यूज वो किस में करते हैं, वो अपने ही शरीर पे बड्स बनाने की प्रक्रिया में उस पुनरुद्भवन की क्षमता का यूज करते हैं। यानी कि पहले बड्स बन जाते हैं और टूट करके अलग होते हैं बाद में, और उसके बाद फिर नए हाइड्रा का निर्माण कर लेते हैं। तो हाइड्रा में जो कोशिकाओं का रेगुलर इंटरवल पे सेल डिवीजन होता रहता है, विभाजन होता रहता है, इसी कारण से एक स्थान पे, जैसे ये है तो ये उभार बन के निकला, इसको हम कहते हैं मुकुल। ये धीरे धीरे विकसित होने लगता है और वृद्धि करते करते, है ना, क्या होता है, वृद्धि करते करते जब बड़ा होने लगता है तो मूल शरीर से क्या होता है, अलग हो जाता है और उसके बाद फिर नन्हा सा जीव बन जाता है और उसके बाद फिर वो विकसित होकर के बड़ा होकर के एक स्वतंत्र जीव के रूप में काम करने लगता है। हाइड्रा की ये जो आपको संरचना दिखाई पड़ रही, इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्शक। इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्शक कहते हैं। डायग्राम बना के पूछा जा सकता है कि इसकी लेवलिंग करना भी बहुत जरूरी, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, लेवलिंग करना भी आता है। कभी कभी कहते हैं ना कि चित्र बना करके सही अंगों के नाम लिखिए, है ना, इस तरीके से। तो लेवलिंग करना भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में आप सभी ने जान लिया कि क्या क्या आपको बताया गया। द्विखंडन, मैं बार बार रिवाइज करते चल रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। बहुखंडन, फिर आपको बता दिया गया पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन बता दिया गया, फिर आपको बता दिया गया मुकुलन, और उसके बाद जो हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि पौधों में भी बहुत सारे टुकड़े में टूट करके क्या होते हैं, नए नए पौधे जन्म ले लेते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वो क्या कहलाता है आपका, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इन चीजों के बारे में आप सभी जो अवेयर रहते हैं बच्चे, उनको सबको पता है। केवल क्या है कि जब साइंस में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमें पहले से पता था, है ना। जैसे आपने पत्तियां देखी होंगी बच्चों ब्रायोफिल्म की, जिसको हम साधारण भाषा में
अजूबा की पत्तियां कहते हैं। आप सभी ने ये वाली पत्ती देखी होगी, कुछ इस तरीके की इसकी संरचना होती है। इस तरीके की कुछ एक पत्ती होती है, मांसल सी होती है, थोड़ा मोटी मोटी सी होती है। तो ये क्या है? ये है अजूबा। इसको साधारण नाम इसका जो है वो अजूबा की पत्ती है, और साइंटिफिकली इसको हम क्या कहते हैं? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में क्या होता है कि जितने भी ये नॉच दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये जो गहराई दिखाई पड़ रही है, इस हर एक गहराई में कलिका निकलती है। हर एक गहराई में क्या निकलती है? छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं, और उन कलिकाएं, वो कलिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? थोड़ा सा बड़े होने पर टूट के अलग हो जाती हैं और एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो केवल एक अजूबा की पत्ती से अजूबा का पूरा जंगल तैयार हो जाता है। जहाँ पे आपका एक पौधा है अजूबा का, अगर घर में लगाया जाए, लोग डेकोरेटिव प्लांट्स के रूप में भी लगाते हैं, और इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूज भी होते हैं। इसको साधारण भाषा में अजूबा की पत्ती तो कहते ही हैं, कुछ लोग इसको दर्दमार पत्ता भी कहते हैं। इसको कुछ लोग दर्दमार पत्ता भी कहते हैं, यानी कि इसको गर्म करके और दर्द वाली जगह पे भी लगाया जाता है। तो ये जो है, ये किस तरीके से इसमें जनन की प्रक्रिया होती है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। कैसे? जो ये नॉच है, इसमें छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगती हैं, है ना? छोटी छोटी ऐसे जड़ें और पत्तियां निकलने लगती हैं, हर एक नॉच से निकल सकती है। तो ये क्या होती है? कलिका। ये कलिका वृद्धि करके टूट के अलग हो जाती है, और उसके बाद फिर क्या होता है? नया पौधा बन जाता है। तो ऐसे बहुत से पौधे जिसके कुछ भाग, जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, ये जब कहेंगे कि जब उपयुक्त परिस्थितियां आती हैं, यानी कि जब मौसम उनके अनुकूल होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तब ये विकसित होकर के नया पौधा उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि जब उनको खाद, पानी, रोशनी सब प्रॉपर मिलता है, उस समय पे ये क्या करते हैं? विकसित होकर के नया पौधा बना देते हैं। तो अधिकतर जंतुओं के विपरीत जो एकल पौधे होते हैं, इनकी क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में किया जाता है। अच्छा, ये जो इनकी क्षमता है पौधों की जनन करने की, इसका मनुष्यों के द्वारा भी अलग अलग विधियों के रूप में बहुत भरपूर उपयोग किया गया है, और इसी के कारण हमको अलग अलग फ्रूट्स की वैरायटीज खाने को मिलती हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स की वैरायटीज खाने को मिलती हैं, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया में इंसान क्या करता है? अपना दिमाग लगाता है ना? तो जंतुओं के विपरीत जो एकल पौधे हैं, उनमें इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में किया जाता है। इनका यूज फिर कृषि को बढ़ाने में भी बहुत किया जाता है, यानी कृषि कार्य जो है, फसलों के उत्पादन में भी इनकी इस क्षमता का बहुत भरपूर उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गुलाब की अलग अलग वैरायटीज को बनाने के लिए क्या लगाई जाती है? कलम लगाई जाती है। कुछ जगह क्या होता है? रोपण कर दिया जाता है पौधों का, है ना? और इस तरह से बढ़ने का। तो अब ये इसको क्या कहते हैं? जब किसी भी वेजिटेटिव पार्ट का ठीक तरीके से प्रोपोगेशन करके या प्रवर्धन करके नए पौधे को उत्पन्न कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन कौन से पौधे हैं जिनमें इसका यूज होता है? आपने देखा होगा गन्ना, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है गुलाब, आपने देखा होगा अंगूर। इसमें सब में क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करके इसको इसकी खेती को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, और अलग अलग वैरायटीज का भी उत्पादन किया जाता है। तो जो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन से जो उगाए गए पौधे होते हैं, इनमें बीज से उगाए गए पौधों की तुलना में बहुत जल्दी, यानी कि हम कह सकते हैं कि कम टाइम में ही फूल और फल दोनों आने लगते हैं। इन सब में अगर कायिक प्रवर्धन के द्वारा ये
पौधे उगाए गए हैं, तो ये क्या करते हैं, कम समय में ही फल व पुष्प, मतलब फल और फूल इसमें कम समय में भी लगने लगते हैं। ये आपने जनरली भी देखा होगा, हम कहते हैं कि हाइब्रिड प्लांट हम लेके आए हैं और उसमें हमारे छोटे से नींबू के पौधे में ही बहुत जल्दी फल आने लगे हैं, या आम के बहुत छोटे से पौधे में ही अब हमारे साल भर के अंदर ही फल आने लगे हैं। तो ये क्या होता है, ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा उत्पन्न किए गए जो पौधे होते हैं उसमें ही कम टाइम में ही फल और पुष्प दोनों लगने लगते हैं। और बीज से अगर कोई पौधा तैयार हो रहा है तो उसमें फ्रूटिंग में और फ्लावरिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब ये प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन की और किन किन चीजों में उपयोगी है, देखो ये कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया से और किस किस चीज में फायदा हो सकता है। जैसे ये केला में काम कर सकती है, ये संतरे में काम कर सकती है, ये गुलाब में काम कर सकती है, ये चमेली में काम कर सकती है। यानी कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें इसका यूज हो सकता है, और बहुत सारे पौधे ऐसे जो बीज नहीं बना पा रहे हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा उनका नया पौधा निर्माण हो सकता है ना। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक दूसरा फायदा क्या है कि इससे जो पौधे हैं वो जेनेटिकली समान होंगे, इससे जो पौधे हैं वो जेनेटिकली जो है वो समान होंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने अलैंगिक जनन जिसको हम कहते हैं उसमें अलग अलग तरीकों के बारे में जाना, द्विखंडन के बारे में, बहुखंडन के बारे में, पुनरुद्भवन के बारे में, मुकुलन के बारे में और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में जाना। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।